सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो आंसर होगा डॉक्टर दिनेश साहरा ने। तो प्रसिद्ध लेखक हैं डॉक्टर दिनेश साहरा और अभी इन्होंने अपनी नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। तो इस बुक में दलाई लामा जी की खुशी, उनके कल्याण और आध्यात्मिक विकास पर उपदेशों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में दलाई लामा जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक नेता हैं, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, शांति का नोबेल पुरस्कार 1989 में। और आपको याद हो तो पिछले साल दलाई लामा जी को 1959 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, पिछले साल दिया गया था। कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊं उससे पहले ऑप्शन वाली भी आप देख लो। अमिताभ कुमार अभी माई बिलव्ड लाइफ नाम से बुक लिखी। सुब्रमण्यम जय शंकर जो हमारे विदेश मंत्री, इन्होंने लिखी है वाई भारत मैटर्स। प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक नाम से बुक लिखी। कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी परिमल नाथ वाली ने कॉल ऑफ द गिर नाम से बुक लिखी थी, ये बुक एग्जाम में आ चुकी है। सुदीप्ता सेन गुप्ता ब्रेकिंग रोक्स एंड बैरियर नाम से बुक लिखी। आर बारा सुब्रमण्यम पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक बुक लिखी। पीयूष पांडे ने मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नाम से बुक लिखी। टिम वॉकर ने भोपाल ट्रेजेडी के ऊपर बुक लिखी है द प्रिजनर ऑफ भोपाल जिसका नाम है। आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी आई है, उसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, यह भी बुक एग्जाम में आई थी। अल्पना किल्लावाला अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक बुक लिखी। बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी आई है सोर्स कोड नाम से। शेन वॉटसन ने लिखी है द विनर्स माइंड सेट। पीएस श्रीधरन पिल्लई जो कि गोवा के गवर्नर है, इन्होंने लिखी हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। और डी सुब्बा राव ने लिखी है जस्ट अ मर्सिनरी। और ये शीट मैंने आपको कई बार रिवाइज कराई है, मतलब जो बुक्स हैं वो 10-10 के सेट में मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अब देखो इसी एक सेट में ये जो 10-11 क्वेश्चन में हमेशा रिवाइज कराता हूँ उसमें से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। एक तो ये आर अश्विन वाला और ये परिमल नाथवानी वाला। तो जब भी मैं आपको कोई भी शीट रिवाइज कराता हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ही होती हैं, उन्हें बिल्कुल खास तौर पे ध्यान से सुना करें और कोशिश करा करें मेरे साथ साथ बोलें ताकि वो चीज़ें आपको याद भी रहे। ठीक है, अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 14 दिसंबर को। तो भारत में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा 1991 में शुरू किया गया था। मनाने का उद्देश्य है देश में ऊर्जा संकट को रोकना, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। थीम याद रखो आप, तो थीम पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स। तो दिवस कौन सा है, कब मनाते हैं, थीम क्या है, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। और ऊर्जा से संबंधित एक और दिवस आपको याद दिलाऊं तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस भी हम मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, वो 26 जनवरी को होता है। तो दोनों मिलते जुलते कंफ्यूज करने वाले ये दिवस है, मैंने आपको एक साथ यहाँ पे बता दिए तो अब ध्यान रहेंगे आपको ये। अब एक होमवर्क प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मैं आपको दिसंबर के अभी तक जो जो डेज हमने मनाए वो रिवाइज कराऊंगा। आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, अभी हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही कि इन्होंने ऊर्जावीर कार्यक्रम शुरू किया है। कहाँ इसको शुरू किया ऊर्जावीर को, यह आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। बाकी चलो डेज आपको रिवाइज कराएं तो 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस था, 60वां स्थापना दिवस मनाया इस बार। वर्ल्ड एड्स डे भी होता है 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस था। ये सारे 4 दिसंबर वाले दिवस हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया। और अभी 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया था। और 12 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस भी होता है। और इस बार 21 दिसंबर को एक नया दिवस हम और मनाएंगे, पहली बार विश्व ध्यान दिवस, तो इस पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा।
तो ये दिसंबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं, हर बार हम रिवाइज करते हैं जब भी डे वाला प्रश्न आता है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में यस बैंक के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मनीष जैन को। तो अभी यस बैंक ने मनीष जैन को अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। यस बैंक की अगर हम बात करें, स्थापना होती है 2004 में, हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। एमडी सीईओ प्रशांत कुमार है। इसकी अभी नई टैगलाइन आई थी पिछले साल ही, उसका नाम है, मतलब क्या है टैगलाइन? लाइफ को बनाओ रिच। और अगर ऑप्शंस भी हम रिवाइज करें तो अरविंदर सिंह सानी अभी इंडियन ऑयल के चेयरमैन बने थे। परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के नए अध्यक्ष बने। और विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की ये नई हेड बनी थी। तो ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? तो आंसर होगा एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो अब जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है उसको एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाएगा। एक्सिस से आप समझ गए होंगे एक्सिस बैंक की बात हो रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सिस बैंक की इसमें बड़ी हिस्सेदारी हो चुकी है, इसीलिए एक्सिस का नाम इसमें जुड़ गया है। कितनी हिस्सेदारी हो गई? 19.99%। और अब मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की हिस्सेदारी 81% ही रह गई है। देखो, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको बता दूं, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और चेयरमैन है अनलजीत सिंह। वैसे नाम बदलने की बात है तो आपको बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश के काकोरी कांड तो आप जानते ही, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम हो गया। सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अभी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे किया था कर्नाटक सरकार ने। अयोध्या एयरपोर्ट अब महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप हो गया और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप हो गया। पुणे एयरपोर्ट को अब जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल के श्री विजयपुरम हो गया। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे हो गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर हो गया। अयोध्या एयरपोर्ट को अब महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह जी के नाम से जाना जाता है। और लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश ने भारत के मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को समाप्त कर दिया है? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड ने। तो अभी स्विट्जरलैंड सरकार ने अभी 13 दिसंबर को ही भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था उसको वापस ले लिया, उसे समाप्त कर दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब इसके तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाले सभी देश एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। और ऐसा करने से फायदा क्या होता है? इससे बिना किसी भेदभाव के सभी देश एक दूसरे के साथ आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, टैक्स में रियायत देते हैं। पर अभी स्विट्जरलैंड ने भारत को अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से निकाल दिया है। तो अब स्विट्जरलैंड सरकार वहां पर काम करने वाली जितनी भी भारतीय कंपनियां हैं उनसे 1 जनवरी 2025 से 10% ज्यादा टैक्स लेगी। अब आप सोचोगे ऐसा हुआ क्यों? उसने ऐसा किया क्यों स्विट्जरलैंड ने? क्योंकि स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है नेस्ले, और अभी भी उससे जुड़े एक मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि DTAA मतलब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई न किया जाए। तो ऐसा करने से क्या हो गया? अब नेस्ले जैसी भारत में जितनी भी स्विट्जरलैंड की कंपनियां हों उनको अपने लाभांश, अपने प्रॉफिट पर ज्यादा टैक्स देना होगा। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वो थोड़ी ना हमें छोड़ेंगे, वो भी करेंगे, वो भी ज्यादा टैक्स वसूलेंगे। और ये जो DTAA है जिसे हमने बोला डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो इसके तहत ही 2 देश अपने नागरिकों या जो भी कंपनियां हैं उनको डबल टैक्स से बचाने के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं एक दूसरे को। बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये मैंने आपको समझा दिया। क्या बेनिफिट होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। और भारत को अभी स्विट्जरलैंड ने अपनी इस लिस्ट से मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से हटा दिया। क्यों हटा दिया उसका कारण भी मैंने आपको समझा दिया है। अब स्विट्जरलैंड, आप सोच रहे होंगे स्विट्जरलैंड कहाँ है, तो मैं ले चलता हूँ आपको स्विट्जरलैंड। ये रहा मैप में स्विट्जरलैंड। कैपिटल इसकी बर्न है, करेंसी होती है यहाँ पे स्विस फ्रैंक, प्रेसिडेंट है वियोला एमहर्ड।
और अभी स्विट्जरलैंड ने यह भी कहा था कि 1 जनवरी 2025 से वो अपने पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का को बैन कर रहा है, कोई भी बुर्का में नहीं दिखेगा। अभी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 आई थी, उसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा था और भारत उसमें 58 नंबर पे था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी कौन सा बैंक उत्तर प्रदेश को किसानों की आय बढ़ाने के लिए $325.10 मिलियन का ऋण देगा। तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए $325.10 मिलियन का लोन देगा और ये लोन यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा। यूपी एग्रीज का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग। तो इस प्रोजेक्ट का, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? राज्य में फसल उत्पादकता में सुधार करना और किसानों की इनकम बढ़ाना। वैसे इस परियोजना की कुल लागत 3,903 करोड़ रुपीस है, यानी कि $500 मिलियन है, लेकिन वर्ल्ड बैंक तो कितना देगा? 325.10 मिलियन देगा। तो बाकी का राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों के द्वारा योगदान दिया जाएगा। और इस परियोजना को आपको बता दूं, ये जो यूपी एग्रीज परियोजना है, प्रोजेक्ट है, इसे फ्रांस, इजराइल और गेट्स फाउंडेशन का भी समर्थन प्राप्त है। और ये परियोजना, ध्यान रखना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों और बुंदेलखंड के 7 जिलों में लागू होगी। और इस परियोजना की अवधि रहेगी, कार्यकाल का समय रहेगा 6 साल का। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अब वर्ल्ड बैंक लोन देगा तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। बेचारा पैसा दे रहा है तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम। देखो, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट है अजय बंगा। भारतीय मूल के एग्जाम में पूछा जा चुका है इनका नाम। ये कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तो बंद कर दिया अब जारी करना, और इसके स्थान पे अब ये बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये सब वर्ल्ड बैंक जारी करता है। उसके अलावा आपको याद है, अमेजोन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड इसने जारी किया था। अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था। और ये ध्यान रखो, दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड किसने जारी किया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, कोलंबिया ने। अभी जो वर्ल्ड जीएनआई रैंकिंग 2024 आई थी, जीएनआई मतलब ग्रोस नेशनल इनकम, तो इस रैंकिंग में भारत 150वें स्थान पे था, बरमूडा टॉप पे था, और इसको जारी किया रैंकिंग को वर्ल्ड बैंक ने ही। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने विलो चिप को डेवलप किया है? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने अपनी न्यू क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, जिसको नाम दिया विलो, इसको लॉन्च किया है। तो इस चिप का इस्तेमाल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किया जाएगा। ये जो विलो चिप है, इसके द्वारा अत्यधिक जटिल जो कैलकुलेशन होती है उनको 5 मिनट के अंदर हल किया जा सकता है। और इस चिप के द्वारा गूगल ने क्वांटम एरर करेक्शन में सफलता प्राप्त की है, जिससे एरर्स में 50% रिडक्शन हुई है, मतलब कमी आई है। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो ये एक प्रकार की कंप्यूटिंग है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर, उसके प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, आधारित है। और क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल भविष्य में, फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्रिप्टोग्राफी, मेडिसिन, एनर्जी और अन्य कई क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी सिंपल सा हमारा प्रश्न था, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने अभी विलो नाम से एक चिप लॉन्च की है, एक डेवलप की है? तो गूगल आंसर होगा। और गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना होती है 1998 में। इसके फाउंडर हैं लेरी पेज और सर्जे बिन, और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। सीईओ सुन पिचाई हैं। तो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत का दौरा करने वाले पाउलो रेंज ये किस देश के विदेश मंत्री हैं? अभी भारत के दौरे पर आई है, तो ये है पुर्तगाल के। तो अभी 12 से लेकर 15 दिसंबर तक पुर्तगाल के ये जो विदेश मंत्री हैं, नाम है पाउलो रेंज, ये भारत की यात्रा पर है। आज और रहेंगे, आज 15 दिसंबर है ना। तो इनकी ये पहली भारत यात्रा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इतना सा ही हमें ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा कि ये किस देश के विदेश मंत्री हैं, ये आपसे पूछ लेंगे। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अभी ये भारत की यात्रा पर थे, तो न्यूज में थे, तो इस तरह के ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। आपको याद होगा, गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा था, खाली नहीं कर रहे थे हमारी स्वतंत्रता के बाद भी। फिर हमने 1961 में एक ऑपरेशन चलाया था गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए। कौन सा? ऑपरेशन विजय। अच्छा, मैं आपको पुर्तगाल ले चलता हूं, क्योंकि पुर्तगाल तो भारत आ चुका है
अब बारी है आप लोगों को पुर्तगाल ले चलने की। वैसे एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ लो कि अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के जो उप प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, ये भी भारत के दौरे पर आए थे। अभी 11 से लेकर 13 दिसंबर तक रहे। तो चलो पुर्तगाल ये रहा मैप में पोर्टुगल, और कैपिटल इसके लिस्बन होती है। और प्रधानमंत्री हमने पढ़ा था पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो बने। एक पॉइंट याद रखना, अभी जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ना 2030 में, ये अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा था 3 देशों में होगा, उसमें पुर्तगाल भी शामिल है, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, ये ध्यान में रखना। अब आप लोग मुझे बताओ कि 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे, जो 23वां संस्करण होगा, वो भी 3 देशों में होगा। वो 3 देश कौन से हैं ये आपको बताने, ये आपका होमवर्क प्रश्न है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया, नाम क्या है? यून सुक येओल। तो अभी तक साउथ कोरिया के हम राष्ट्रपति पढ़ते आ रहे थे यून सुक येओल, पर अभी उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया। तो इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियां तत्काल रूप से निलंबित कर दी गई। तो अभी जो वहां के प्रधानमंत्री हैं हान डक सू, वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अब काम संभालेंगे जब तक यहाँ पे फिर से चुनाव नहीं हो जाते। ऐसा क्यों हुआ? तो आपको याद हो तो अभी 2-4 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति थे यून सुक येओल, उन्होंने देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। हालांकि दूसरे दिन हटा भी दिया था, पर ये मार्शल लॉ लगाना ही उन पे भारी पड़ गया, क्योंकि इसका काफ़ी विरोध हुआ। इसके कारण उनका काफ़ी विरोध हुआ और इसी कारण से उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद को खो दिया। तो अब महाभियोग होने के 60 दिनों के भीतर चुनाव होंगे यहाँ पे, और इस दौरान प्रधानमंत्री के हाथों में राष्ट्रपति की शक्तियाँ आ गई है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। साउथ कोरिया हमने पढ़ा था, एक बार फिर से देखो, ये रहा मैप में साउथ कोरिया। तो कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। अब नए प्रेसिडेंट कौन होंगे ये देखते हैं। अभी जो कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग आप कह सकते हो प्रेसिडेंट, जो प्रधानमंत्री हैं वही पद संभाल रहे हैं, हान डक सू नाम है। मैं नाम बता दूं फिर भी ध्यान रखना। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है उसको क्या कहते हैं? 38 डिग्री पैरेलल कहते हैं। और यहाँ की नई स्पेस एजेंसी बन गई है कासा, इसका नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जॉय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा मानने से अभी किस देश ने इनकार कर दिया है? तो बड़ा आसान है, इसका तो उत्तर आप सब बता दोगे, बांग्लादेश। जॉय बांग्ला इसका मतलब होता है बांग्लादेश की विजय हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। मतलब बांग्लादेश में अब जॉय बांग्ला को नेशनल स्लोगन नहीं माना जाएगा, क्योंकि भी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है कि हम इसे अपना स्लोगन नहीं मानेंगे। देखो मैं आपको ये बता दूं कि बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस नारे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। ये जॉय बांग्ला जो नारा है कवि काजी नजरुल इस्लाम की कविता से लिया गया है, और उन्होंने 1922 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी एक कविता में इसका जिक्र किया था। और 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसका इस्तेमाल युद्ध घोष की तरह किया गया था। इसके अलावा बांग्लादेश ने अपनी करेंसी नोटों से जो शेख मुजीबुर रहमान है उनकी तस्वीर को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब नए नोट आएंगे बिना उनकी तस्वीर के। एक बार हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को देखते हैं। ये देखिए आप मैप में बांग्लादेश, कैपिटल ढाका है, और यहीं पे आपको किसका मुख्यालय मिलेगा? बिम्स्टेक का मुख्यालय मिलेगा। और आपको बता दूं कि अभी अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 को बांग्लादेश ने जीता था, नेपाल को हराया था। अभी जो नवा ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, होने वाला बांग्लादेश में था, लेकिन हुआ कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। चलो फिर आप लोग बताइए इसको जीता किसने है? और इसमें उप विजेता तो साउथ अफ्रीका रहा था, लेकिन जीता कौन, विनर कौन रहा, ये आप बताइए। बाकी ये मोंगला बंदर का जरूर याद रखना, बांग्लादेश में आपको मिलेगा, भारत ऑपरेट करेगा। और नेपाल ये बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली बेच रहा है, किसके माध्यम से? भारत से होकर के। बाकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज का वीडियो मैंने ज्यादा लेंथी नहीं रखा है, क्योंकि संडे का दिन है, बहुत सारी चीजें आपको रिवाइज करनी होंगी। और आज वीकली वीडियो भी मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, तो वो जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है, PDF अपलोड होती है, तो उसका सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्विज आप लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं इन सभी क्वेश्चंस की, तो अपने क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे आपको क्विज मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब।
तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को। बाकी सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया 12 दिसंबर को। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? फ्रांसवा बायरू। किस भारतीय फिल्म ने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड जीता? द कुंबाया स्टोरी। और दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपए। और दुनिया के सबसे ताकतवर औरतों वाली फोर्ब्स की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया? 3 को। और गीता जयंती पर अब किस स्थान पर सामूहिक रूप से गीता के पाठ करने का विश्व रिकॉर्ड बना? भोपाल। अभी चौथा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहां पर होगा? अरुणाचल प्रदेश। किस देश के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? पाकिस्तान। और द्रौपदी मुर्मू ने अभी किस देश के सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान की? तो नेपाल। और आखिरी प्रश्न था, एआई वीडियो जनरेटर सोरा, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ओपन एआई ने। कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल आपसे पूछा था कि नाटो का 32वां सदस्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा स्वीडन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।